देखने वाले वो क्या होने वाला है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में तीन मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, एक होता है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और एक होता है रीनल फेलियर या हेपेटोरीनल सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको। उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। मेन चीज होती है कि हमको एक्स्ट्रा हेपेटिक देखना होता है। ठीक है, हमको एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन देखनी होती है। एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन में क्या रहता है, सबसे पहली चीज रहती है प्लूरल एफ्यूजन। और प्लूरल एफ्यूजन जो होता है ना, जब असाइटिस प्रेजेंट होता है ना, उसके साथ जनरली एसोसिएटेड हमको मिलता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, प्लूरल एफ्यूजन मतलब क्या होता है कि लंग के प्लूरा के अंदर क्या हो गया है, फ्लूइड भर गया। उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, एक तो हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। ठीक है, लिवर में एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम हुआ, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हुआ। जो इंट्रावास्कुलर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, जिसके कारण एफ्यूजन मतलब एक्सुडेट मतलब ट्रांसुडेटिव तरीके से क्या हुआ, जो हमारा फ्लूइड है वो प्लूरल स्पेस में चले गया, तो उसके कारण प्लूरल एफ्यूजन हो गया। एक होता है कि असाइटिक फ्लूइड का लीकेज हो गया थ्रू डायफ्रामेटिक डिफेक्ट, क्योंकि असाइटिस मतलब क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो गया है, फ्लूइड भर गया, और यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है एंड उसके ऊपर हमारी थोड़ा कैविटी होती है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट रहता है। अब यहाँ अगर कोई डायफ्रामेटिक डिफेक्ट होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, असाइटिक फ्लूइड जो रहेगा दैट विल गो इनटू द thoracic कैविटी। हाइड्रोथोरैक्स वगैरह भी बोलते हैं कि अगर वो प्रेजेंट होता है तो करवाता है, बट इट कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। देन ट्रांस डायफ्रामेटिक माइग्रेशन। ठीक है, लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं। ठीक है, कि जो एसाइटिक फ्लूइड होता है उससे जब अपने को फ्लूइड निकालना होता है तो वो लिम्फेटिक फ्लो के थ्रू निकलता है। ठीक है, बट अगर उसकी कैपेसिटी को एक्सीड कर दिया या फिर जो लिम्फेटिक फ्लो होता है उसको हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो इट कैन, अब वो जाता तो थोरैसिक डक्ट और उसकी साइड है, तो वहां वो लिम्फ फ्लो जो रहता है वो इंक्रीज होता है उस कारण से, एंड इट कैन अल्टीमेटली इफ्यूज आउट, है ना, बाहर निकल के क्या कर सकता है, ये प्लूरल एफ्यूजन करा सकता है। ठीक है, तो ट्रांस डायफ्रामेटिक माइग्रेशन के कारण हो सकता है वाया द लिम्फेटिक चैनल्स, वाया द डायफ्रामेटिक डिफेक्ट्स के कारण हो सकता है, या हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया के कारण क्या हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हो सकता है। ठीक है, एक होता है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम एंड पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये दो तरह की, एक बोल सकते हो कि एक इफेक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं सिरोसिस के कारण। दोनों के एक्सप्लेनेशन थोड़े थोड़े से अलग अलग हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हैं जो कि देखने को मिल सकती है हमको सिरोसिस के साथ में। ठीक है, पल्मोनरी के अंदर, है ना। तो उसमें क्या रहता है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है। सबसे पहले हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में ये होता है, हमने ये देखा था कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनओ होता है। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनओ का हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखा है। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है जिसके कारण क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी वेजोडाइलेशन जो होता है वो क्रिएट होता है। अब इंट्रा पल्मोनरी वेजोडाइलेशन होने के कारण क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी वैसे भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो स्टंट्स वगैरह बन गए, तो उस कारण से भी पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसके कारण ओवरऑल क्या होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्रिएट होता है ना। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्रिएट होता है लंग के अंदर, कि जब भी पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो उस प्रेशर को, उस फ्लो को रिलीज करने के लिए शंट्स फॉर्मेशन होते हैं, और जब वो शंटिंग होती है तो उसके कारण क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जब शंटिंग होती है तो परफ्यूजन मिसमैचेस होते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचेस होते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, डिस्निया साइनोसिस अपने को देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई बोले सिंगल लाइन में कि हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम का पैथोजेनेसिस बताना है, तो बस यही बोलना है कि इंट्रापल्मोनरी वेजोडाइलेशन, इस कारण सब चीजें होती हैं। उसके फीचर्स होते हैं फिर, है ना, आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया हो सकता है, डिस्निया साइनोसिस, और प्लेटियपनिया होता है। प्लेटियपनिया मतलब कि जब लाई डाउन करके रखा है पेशेंट तब वो अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा है जब वो लेटा हुआ है। ऑर्थोडिऑक्सिया मतलब ये होता है कि जब वो खड़े होते हैं तो उनके आर्टेरियल O2 का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको अपन चेस्ट एक्सरे पे भी देख सकते हैं कि बेसल वेस्कुलर डायलेशन अपने को देखने को मिल रही है, या तो अपन चेस्ट एक्सरे के थ्रू देख लो या फिर ट्रांस थोरैसिक एको के थ्रू देख लो, बट ओवरऑल हमको ये पता चलेगा कि जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो डायलेट हो गई हैं। बेसल वेसल्स जो लंग के बेसिलर साइड जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई है, एंड इंट्रापल्मोनरी शंटिंग हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, सिंड्रोम इज बेसिकली, आप कोई सिंड्रोम है तो सिंड्रोम मतलब वही होता है ना कि इट इज अ सेट ऑफ सिम्टम्स, है ना। तो वो कौन से सेट है कि हमको एक लिवर डिस्फंक्शन देखने को मिला, एंट्रोपल्मोनरी वेजोडाइलेशन देखने को मिला है, आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन डिफेक्ट जो हमने ये बोला, ऑर्थोडॉक्सिन, ये सब चीजें। ठीक है, फिर अपन आते हैं पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन। पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उनका क्या रहता है, जो पोर्टल मतलब जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स रहती है उनके अंदर क्या हो जाता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो। ठीक है, एंड वैस्कुलर रिमॉडलिंग वगैरह के कारण ऐसा होता है कि जो प्रेशर होता है, जो पल्मोनरी वेसल्स में जो प्रेशर होता है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली कॉजिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, वो हाइपरटेंशन पोर्टो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो सकता है, फीचर्स डेवलप होते हैं कि डिस्निया ऑन एक्सर्शन है, क्लबिंग देखने को मिल रहा है, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन देखने को मिल रहे हैं। इवेंचुअली यही होता है जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होता है कि राइट हार्ट फेलियर भी अपने को देखने को मिल सकता है, प्लस इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस रहता है। तो जनरली हम एंटीकोगुलेंट चालू कर सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। अगर ससेप्टिबिलिटी, अगर बंदे में, अगर किसी इंसान में पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया तो यू कैन स्टार्ट देम ऑन एंटीकोगुलेंट्स बिकॉज देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस अलोंग विद। सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिस्फंक्शन देखने को मिल रहा है, ईसीजी चेंजेस हम देख सकते हैं। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी होती है, बेसिकली भाई ऑस्टियोपोरोसिस मलेशिया वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसमें अपने को मेन तो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट देखना होता है, दैट इज प्लूरल एफ्यूजन,
पोर्टोपल्मोनरी एंड हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। पल्मोनरी जैसे ही खत्म करते हो तो नेक्स्ट चीज कौन सी आती है, कार्डियक। तो सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी हो गया एंड हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो गया। ये कॉम्प्लिकेशंस अपने को पता होने चाहिए। रीनल इन्वॉल्वमेंट इज अगेन अ वेरी ग्रेव कॉम्प्लिकेशन जो हम बाद में देखने को मिलेगा, और एंसेफेलोपैथी और पोर्टल हाइपरटेंशन एसाइटिस हम बाद में बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल वीडियोस उस पर रिलीज करेंगे। प्रोग्नोसिस के हिसाब से क्या होता है, प्रोग्नोसिस जो होता है उसको हम चेक करते हैं सीटीपी स्कोर, जैसे स्टाइल टर्कॉट पर्क स्कोर के हम थ्रू करते हैं। और ये उसको ये इसको याद करना बहुत जरूरी होता है, सर्जरी में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। इसके लिए मैं जो यूज करता हूँ ट्रिक, दैट इज एम्बापे करके फुटबॉल प्लेयर है, उसका जो आखिरी सरनेम है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये जो है ये बिलिरुबिन है, ए से एल्बुमिन असाइटिस है, पीपी मतलब प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है, एंड ई मतलब होता है एंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो मैं बापे से याद रखता हूँ कि ये चाइल्ड पर्क स्कोर क्या है। अब सीरम एल्बुमिन अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, इसके लिए अब इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है। कि देखो असाइटिस और एंसेफेलोपैथी रहती है, सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट सीवियर इस टाइप के टर्म्स में यूज हुई है। प्रोथ्रोम्बिन एल्बुमिन एंड ये बिलिरुबिन इन सबके लेवल्स होते हैं। बिलिरुबिन अपने को पता है कि अगर 2 से ज्यादा होता है तो जॉन्डिस डेवलप अपन बोलते हैं, ठीक है। उसका रेंज होती है कि 1.2 तक, एंड फिर 2 to 2.5 के ऊपर होता है तो हम उसको जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 अपने लिए अपने को पता है कि की पॉइंट है, तो 2 to 3 को हमने 2 स्कोर दिया, और मोर देन 3 को इधर वाला स्कोर दिया, लेस देन 2 को 1 स्कोर दिया, ठीक है। सीरम एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन के लिए बस ये 2.8 to 3.5 याद रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2.8 से भी कम है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा सीवियर चीज है, और अगर 3.5 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब माइल्ड साइड है थोड़ा सा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम में अपने को 4 to 6, तो ये मिडिल वैल्यूज अगर अपने को याद होंगी तो साइड वाले याद रखने की जरूरत नहीं रहेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए 4 to 6 याद रखना है सेकंड्स, और 2.8 to 3.5 एल्बुमिन के लिए याद रखना है, और बिलिरुबिन के लिए 2 to 3 याद रखना है, ठीक है। ये रहता है। अब बेसिकली इसमें ये स्कोरिंग बताई गई है कि क्लास ए जो रहता है, ठीक है, उसमें 0.5 to 6 इसका जो टोटल होता है उससे हम पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि उसमें क्लास सीटीपी क्लास ए बोलते हैं जिसमें 0.5 to 6 होते हैं, बी बोलते हैं जिसमें 7 to 9 होते हैं, सी बोलते हैं जिसमें ग्रेटर देन 9 स्कोर होता है, ठीक है। 1 ईयर सर्वाइवल रेट्स होते हैं एबीसी के लिए जो कि 180 एंड 45 होता है, ठीक है। तो सीटीपी के बेसिस पे हमने क्लासेस बनाई, ठीक है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, और क्लास ए बी सी का हमने 1 ईयर सर्वाइवल रेट देखा, ठीक है। और वो हमने देखा कि 180 45, मतलब वही है कि जितनी ज्यादा क्लास होगी, मतलब क्लास 3 मतलब जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना मतलब सर्वाइवल उसका कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा सीवियर डिसीज की तरफ सजेस्ट करता है, जितना स्कोर उसका कम रहेगा उतना प्रोग्नोसिस उसका बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि उतना ही माइल्ड रहेगा उसका प्रॉब्लम, है ना। प्रोग्नोस्टिक्स, पूरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में लेबोरेटरी फाइंडिंग समझना तो बहुत आसान होता है कि 2 चीजें इंक्रीज होती हैं, 2 चीजें डिक्रीज होनी। ये अगर होती है डिक्रीज क्या होगा, अगर एल्बुमिन और सोडियम कम हो रहा है इसका मतलब खराब बात है, और अगर क्रिएटिनिन और प्रोथ्रोम्बिन बढ़ रहा है तो ये भी खराब बात है, ठीक है। तो ये दोनों, ये चारों चीजें इधर इंक्लूड हो गई। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में वही होता है कि हम एंसेफेलोपैथी साइड जा रहे हैं, या एक रिफ्रैक्टरी या फिर एक नॉन रिस्पॉन्सिव एसाइटिस की तरफ जा रहे हैं, हेमोरेजेस अपने को वेराइसिस में से देखने को मिल रहे हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाला साइड भाई जॉन्डिस वगैरह ज्यादा सीवियर है। तो यहाँ ये सब सीवियर क्लिनिकल फीचर जो रहते हैं ये एक पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर रहेंगे सिरोसिस में, तो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर एक रहता है इन्वेस्टिगेशंस जो रहती है, इन्वेस्टिगेशंस में हम एल50 में देखते हैं कि एक हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है। हाइपरबिलिरुबिन मतलब ये रहता है कि कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बड़ा रहता है। क्यों बड़ा रहता है, बिकॉज हेपेटोसाइट्स के थ्रू बिलिरुबिन का सीक्रेशन भी अफेक्ट हो रहा है, प्लस उनका अपटेक भी इनहिबिट हो रहा है। तो अपटेक ही नहीं करेंगे तो कॉन्जुगेशन कैसे होगा, और साथ ही में सीक्रेशन में अगर दिक्कत होगी तो कॉन्जुगेटेड वाला रिलीज नहीं हो पाएगा कॉन्जुगेट होने के बावजूद भी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, दोनों कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड अमाउंट जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ किसी में कॉन्जुगेशन हो रहा है, कुछ में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल सिनेरियो ये है कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ठीक है। और जनरली ये भी सिरोसिस का फैक्टर नहीं है, अगेन मैंने बताई इट इज अ मोर ऑफ एन हेपेटोसाइट एक्यूट हेपेटोसेल्युलर इंजरी, एक्यूट हेपेटाइटिस का फीचर होता है, जॉन्डिस वाला पार्ट जो है ये, ठीक है। ये अगेन सुपर एडेड या तो हेपेटाइटिस हुआ है या कोई कार्सिनोमा हुआ है जिसके कारण अगेन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्रिएट हो रहा है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है हेपेटोसाइट्स का एंड ऑल दैट, इसके कारण से ये जॉन्डिस डेवलप हो रहा है। अब जब भी हम बात करते हैं एलएफटी की तो हमको पता होता है कि एसटीएलटी एंड एल्बुमिन ग्लोबुलिन इन 4 चीजों की बात करते हैं। ये साथ में अगर हमारा थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है तो हमको ये भी याद रहता है कि हाँ प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एएलपी को भी याद रखना होता है। उन्हीं चीजों पे कमेंट करने के प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है, एएलपी जो रहेगा वो स्लाइटली इंक्रीज रहेगा, एजी रेशियो रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ग्लोबुलिन्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तुमको पता है कि जो इन्फ्लेमेटरी ग्लोबुलिन्स वाले जो पार्ट होते हैं, बाकी सारे ग्लोबुलिन्स जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन सब लिवर ही बनाता है, बट जो इन्फ्लेमेटरी टाइप के जो रहते हैं, जो गामा ग्लोबुलिन्स वाला पार्ट रहता है, ये लिवर में नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन ये एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, तो उस कारण से क्या हो रहा है, आईएस एक्टिवेशन रह रहा है, तो वो सीरम ग्लोबुलिन्स जो रहेंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस एल्बुमिन तो कम हो रहा है बिकॉज एल्बुमिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो एजी रेशियो रिवर्सल हो जाएगा, ट्रांसअमाइनेसेस बढ़े रहेंगे। जनरली सिरोसिस जो रहता है वो किस टाइप पे है का है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अल्कोहलिक सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, उसमें इनिशियल लेवल्स में क्या होता है कि हेपेटोसाइटिक इंजरी काफी एक्सटेंसिव होती है, इन्फ्लेमेशन एक्सटेंसिव होता है, ज्यादा होता है, तो उस कारण से एएसटी एलटी जो रहेंगे उनका रेशियो अपने को ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। बट जो हमारे वायरल हेपेटाइटिस और ये वाला पार्ट रहता है जिसमें रेशियो उतना वो भी इंक्रीज रहता है बट लेस देन 2 रहेगा, तो ये उसका वेरिएशन हो गया एएसटी एलटी रेशियो का।
हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम देखते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या आता है कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स में हम देखेंगे, मैंने बताया था हाइपरस्प्लेनिज्म से अपने को याद रखना है कि सब चीजें कमी होंगी, एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब चीजें रहेंगी। सीरोलॉजिकल मार्कर्स हम यूज कर सकते हैं अगर हेपेटाइटिस बी सी को कंफर्म करना है। बायोकेमिकल्स में मैंने बताया था ये प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर भी होता है क्या, सोडियम, अगर सोडियम कम हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि सीवियर डिसीज है। सोडियम कम क्यों होगा, कभी कभार क्या, एक एक्सेस डायरेटिक का मतलब ये होता है कि जब हम असाइटिस होता है, असाइटिस में हम डायरेटिक्स चालू करते हैं, तो अगर एक्सेस डायरेटिक्स दे दिए तो क्या होता है, सोडियम बहुत जल्दी कम हो जाता है ना, उस कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्री वाटर क्लियरेंस कम हो गया, उससे भी एक हो सकता है। के प्लस एम जी प्लस टू फॉस्फेट, ये सब चीजें कम हो गई। अमोनिया अपना बढ़ रहा है बिकॉज अगेन लिवर इज अफेक्टेड। ग्लूकोज इंटॉलरेंस का लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का लॉजिक भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वही सब हमको बायोकेमिकली भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इमेजिंग हम जब देखते हैं तो यूएसजी, सीटी, एमआरआई करते हैं। एक होता है हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट जो हम चेक करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब चीजें हैं। अब हेपेटिक इलास्टोग्राफी करके एक चीज होती है जो कि हेपेटिक फाइब्रोसिस का एक नॉन इन्वेसिव मेथड होता है मेजर करने का, ठीक है। लिवर बायोप्सी देखेंगे तो लिवर बायोप्सी में हमको वही सेरोटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं और उन चेंजेस के बेसिस पे एक लैनिक सब क्लासिफिकेशन होता है जिसके हिसाब से अपन उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो अगेन उसके डिटेल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम पता होना चाहिए कि लैनिक सब क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो होता है उसमें यह है कि मेन चीज आप यही कर सकते हो कि ट्रांसप्लांटेशन कर दो, क्योंकि अपने पास में अभी ऐसी कोई भी मोडालिटी नहीं है जो सिरोसिस को अरेस्ट कर पाए या रिवर्स कर पाए, ठीक है। तो अगर हो गया एक्सटेंसिव सिरोसिस तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स एटलीस्ट उसको अवॉइड कर सके, जैसे कि एनसेड हो गए, अल्कोहल्स हो गया, है ना। और चूंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो प्रोटीन इंक्रीज करना, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स इंक्रीज करना, मल्टीविटामिन देना, सब चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। एंड जनरली हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को असेसमेंट करने के लिए हम कभी कभार 6 मंथली यूएसजी एंड सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स को चेक करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस एवरी 6 मंथ्स, सो दैट वी कैन चेक फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बिकॉज मैंने बताया था जब हम एलडी की बात करते हैं तो एलडी का प्रोग्रेशन कैसा जाता है, फिर इज फर्स्ट स्टियाटोसिस, स्टियाटोसिस के बाद में आता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के बाद में ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया अपने डिटेल में, दैट इज सिरोसिस, और सिरोसिस के बाद में क्या होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके रिस्क असेसमेंट के लिए हमारे 6 महीने में यूएसजी अल्फा फीटोप्रोटीन चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम अगले